डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको बहते हुए जल के कार्य और उनसे उत्पन्न स्थलाकृति के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था। भाग प्रथम में हमने नदी के त्रिपद कार्य के बारे में अध्ययन किया तथा भाग द्वितीय में हमने नदी के अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में अध्ययन किया है। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं नदी के निक्षेपण कार्य और नदी के निक्षेपण से उत्पन्न होने वाले स्थल रूप के बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो नदी में जो निक्षेपण कार्य होता है उसके जो कारण है वो यहाँ हम पहले अध्ययन करेंगे। तो निक्षेप का जो कारण है वो पहला कारण है नदी के वेग में कमी। तो जैसे ही नदी के वेग में कमी होगी वो अपने साथ जो मलबा बहा करके लाई है वो वहाँ पर निक्षेप करने लग जाती है। और नदी के वेग में जो कमी होती है उसके प्रमुख कार्य है कि नदी के जलमार्ग या ढाल में कमी हो जाए। दूसरा कारण है नदी के जल में अधिक विस्तार हो जाए। तीसरा कारण है नदी के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाए। और चौथा कारण है नदी के जल में आयतन में कमी हो जाए। तो इन चार कारणों के कारण नदी के वेग में कमी होने लगती है और जैसे ही नदी के वेग में कमी होगी वो अपना निक्षेप का कार्य जो है वो प्रारंभ कर देती है। निक्षेप का दूसरा कारण है नदी के बोझ की वृद्धि या अवसाद भार की वृद्धि। तो जैसे ही नदी में अवसाद भार की वृद्धि होती है उसको अपने साथ में परिवहित करने की क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण वो निक्षेप का कार्य प्रारंभ कर देती है। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है जलोढ़ पंख, नंबर 2 है जलोढ़ शंकु, नंबर 3 है बालू का पुलीन या बालू का तट, नंबर 4 है प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध, नंबर 5 है बाढ़ का मैदान और नंबर 6 है डेल्टा। तो ये जितने भी स्थल रूप हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं वो सारे नदी के निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूप है। अब हम बात कर रहे हैं जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु के बारे में। तो जलोढ़ पंख सरिता द्वारा रचनात्मक स्थल रूपों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल रूप होते हैं और ये नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है। तो ये पूछा गया है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि जलोढ़ पंख जो होते हैं वो किस अवस्था के परिचायक होते हैं। तो ये नदी की तरुणावस्था के अंतिम और प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होते हैं। नदियां अधिक बोझ के साथ जैसे ही पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे की उतरकर समतल मैदानों में प्रवेश करती है तो उनके वेग में जो क्या होती है अचानक से कमी आ जाती है जिसके कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर के महीन जो टुकड़े हैं पर्वतीय ढाल के आधार पर या उसके पद के आसपास जमा होने लगते हैं, क्योंकि इस समय नदी की जो परिवहन शक्ति होती है वो कम हो जाती है और परिवहन शक्ति कम होने के कारण वो उन पदार्थों का परिवहन नहीं कर पाती है, जिस कारण पर्वतीय ढाल के आधार के आसपास वो अर्धवृत्ताकार रूप में जमा हो जाते हैं और इन पदार्थों का वहां निक्षेप होने लगता है, जिसके कारण एक पंखनुमा संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं जलोढ़ पंख। तो जैसे ही नदियां पर्वतीय ढाल के नीचे उतरेंगी वेग कम हो जाने के कारण जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख वास्तव में जलोढ़ शंकु ही होते हैं। तो जलोढ़ पंख जो होते हैं वो एक तरह के जलोढ़ शंकु ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि शंकु की अपेक्षा जो पंख का ढाल होता है वो मंद होता है। तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख में इतना ही अंतर है कि शंकु की अपेक्षा जो पंख का ढाल होता है वो मंद होता है। अधिक ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जबकि पर्वतीय ढाल जिससे होकर के नदी उतरती है अधिक होता है, ताकि मलबा जो होता है अधिक दूर तक फैल करके
ना फैल करके सीमित क्षेत्र में ही एकत्रित हो जाता है। तो जब मलबा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, और यदि मलबा बहुत दूर तक फैल जाता है पंखनुमा आकृति में तो पंख का निर्माण होता है। इसके निर्माण तो जलोढ़ शंकु के निर्माण के लिए जल की कमी और अधिक मलबा की आवश्यकता होती है, तभी वो मलबा जो होगा, जो पर्वतपदीय भाग है उसके पास ही शंकुनुमा आकृति में जमा हो जाएगा जब जल की कमी हो और मलबा अधिक हो। इसके विपरीत जो पंख होता है वो जब बनता है जब पर्वतीय ढाल अधिक तीव्र न हो और जल की मात्रा जो है मलबे की अपेक्षा अधिक हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो मलबा दूर तक फैल करके अर्ध व्यास रूप धारण कर लेता है और जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। तो यदि हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख एक ही हैं, लेकिन यदि आकृति में वो शंकु के रूप में बन जाए तो जलोढ़ शंकु कहलाता है, और पंख के रूप में मलबा दूर तक फैल जाए तो वो जलोढ़ पंख कहलाता है। यहाँ इस स्लाइड पे हम जलोढ़ पंख को देख रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरह से पंखनुमा जो संरचना बन गई है, ये पर्वतपदीय भाग है, ये पर्वत के नीचे का भाग है। यहाँ पर ये मलबा जो है दूर तक यदि फैल गया है और पंखनुमा संरचना बन गई है, यहाँ इस स्लाइड पे भी हम देख रहे हैं ये पंखनुमा संरचना यदि बन गई है तो उसको कहते हैं जलोढ़ पंख। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं जलोढ़ शंकु को। यहाँ देखेंगे हम, ये पर्वतपदीय क्षेत्र में शंकुनुमा आकृति बन गई है, इसको हम कहते हैं जलोढ़ शंकु। तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जो है पर्वतपदीय भाग में नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जलोढ़ पंख की चोटी या शीर्ष के पास नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है तथा कुछ दूरी के बाद यह पंख की बजरी में लुप्त हो जाती है। तो नदी जो होती है, जो पंख की जो बजरी होती है उसके नीचे लुप्त हो जाती है, यानी वहां पर वो दिखाई नहीं देती है, और कई किलोमीटर की दूरी पर निचले ढाल पर जल स्रोत या झरने के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार की नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। तो ये जो नदी नीचे की तरफ चलती है उसको गुम्फित नदी कहते हैं। जलोढ़ पंख में शनै शनै विस्तार और विकास होता रहता है, और ये विकास जो होता है वो दो रूपों में होता है। प्रथम रूप में पंख का क्षेत्रीय विस्तार होता है, यानी वो उसका जो एरिया है वो बढ़ेगा, और दूसरा उसी मलबे के ऊपर दूसरा मलबा जो निक्षेपित होता रहता है उससे पंख की ऊंचाई बढ़ती रहती है, और इस तरह से धीरे धीरे पंख की जो ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ने के बाद में अंततः ढाल में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु में बदल जाता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पहले जलोढ़ पंख बनेगा, उसके बाद में उसमें दो तरह से विकास होता है, क्षेत्रीय विस्तार और ऊंचाई में विस्तार। तो जब ऊंचाई में विस्तार होने लगता है तो जलोढ़ पंख जो है वो जलोढ़ शंकु में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि ये गुम्फित नदी को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये मलबा के नीचे बहती हुई बाद में ये बाहर की तरफ प्रकट हो रही है। तो इस तरह की ये नदी इस स्लाइड पर दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। पर्वतीय ढालों के निचले भागों पर कई नदियों तथा नालों के द्वारा अलग अलग पंखों का निर्माण होता है तथा इन पंखों में पार्श्ववर्ती विस्तार होने से एक से अधिक पंख मिल जाते हैं और एक विस्तृत पंख का निर्माण होता है जिसे संयुक्त जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो पर्वतीय ढाल के नीचे की साइड में जब कई प्रकार के पंख बनते हैं तो वो छोटे छोटे होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उनका विस्तार होने से वो सारे पंख जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो उस पंख को कहते हैं संयुक्त जलोढ़ पंख, जिसका आकार काफी विस्तृत होता है। इन पंखों के मिलने से एक विस्तृत मैदान का सृजन होता है जिसे गिरिपदीय जलोढ़ मैदान कहा जाता है। तो ये जो पंख हैं वो आपस में मिल जाने से, यानी संयुक्त जलोढ़ पंख जब आपस में मिल जाते हैं और उनके मिल जाने से गिरिपदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो पहले नॉर्मल पंख का निर्माण होगा, फिर संयुक्त जलोढ़ पंख का निर्माण होगा और उसके पश्चात गिरिपदीय जलोढ़ पंख या जलोढ़ मैदान का निर्माण होगा। नेक्स्ट आकृति है तटबंध। तो नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव के द्वारा
लंबे लंबे बंधों का निर्माण होता है जो कि कम ऊंचाई और कटक के समान होते हैं, इसको कहते हैं तटबंध। ये जो तटबंध होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और इनके द्वारा जो बाढ़ के समय में सुरक्षा होती है, इसलिए इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं। चीन की येलो नदी तली में लोयस की पीली मिट्टी का जमाव करती है और तटबंध, यहाँ इस नदी के किनारे जो तटबंध होते हैं उनके टूट जाने के कारण ही यहाँ पर भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण इस नदी को या येलो नदी को या वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है और वहां पर जो बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। वो कारण है कि वहां के जो प्राकृतिक तटबंध हैं वो टूट जाते हैं, टूट जाने के कारण वहां पर भयंकर बाढ़ आती है। यहाँ हम देख रहे हैं तटबंध को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। ये तटबंध बने हुए हैं, यहाँ इस साइड में भी ये तटबंध बने हुए हैं, तो फोटो के माध्यम से ये प्राकृतिक तटबंध को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं नदी डेल्टा के बारे में। तो प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी हो जाने के कारण मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है और इस स्थल रूप को डेल्टा कहा जाता है। ये जो विशेष प्रकार का स्थल रूप होता है उसी को डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा का नामकरण है वो ग्रीक अक्षर जो डेल्टा होता है उसके आधार पर किया गया है, क्योंकि उसकी आकृति ग्रीक अक्षर का जो डेल्टा है उसी से मिलती है। और जैसे ही नदी सागर या झील में गिरती है तो उसके वेग में कमी हो जाने के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का जो प्रयोग है वो नील नदी के मुहाने पर जो निक्षेपात्मक स्थल रूप बना उसको हेरोडोटस ने नामकरण किया, इसलिए इसका नाम डेल्टा पड़ा। डेल्टा की मोटाई जो होती है उस सागर या झील के जल की गहराई पर आधारित होती है जिसमें डेल्टा का निक्षेप होता है। तो डेल्टा कितना मोटा बनेगा या उसकी गहराई कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि वो सागर या जो झील है वो कितनी गहराई का है। और डेल्टा की गहराई निक्षेप के पास कम होती है और सागर की ओर बढ़ती जाती है। तो जैसे ही डेल्टा की गहराई जो होती है वो सागर की तरफ बढ़ती है, किनारे की तरफ उसकी गहराई जो होती है वो कम होती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि ये डेल्टा को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। इसी के साथ ये भाग तृतीय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः सभी का एक बार धन्यवाद।